एंटी अल्सर की फास्ट रिवाइज क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हमने जो है पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस किया। हमने कहा कि ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जैसे हमारे माउथ के अंदर छाले होते हैं, अल्सर होते हैं, उसी अकॉर्डिंग यहाँ स्टोमच के अंदर, डिओडिनम के अंदर या हमारा ये क्या है एसोफेगस, इसके अंदर जो है वो घाव बन जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। यानी ये जिस तरह से हमारी ये हमारी इसकी मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में इस तरह से हल्की उभार आना या इनके अंदर खरोच आना है ना, घाव से बन जाना, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। तो ये अल्सर को ठीक करने के लिए जो ड्रग लेंगे उनको हम एंटी अल्सर ड्रग बोलते हैं। स्पेशली आपको ये भी ध्यान देना है कि डिओडिनल अल्सर जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं, यानी डिओडिनल अल्सर बहुत कम होते हैं और स्टोमेचिक अल्सर या ये अल्सर ज़्यादा होते हैं। एक आपको ध्यान रखना है कि जो ओ ग्रुप वाले होते हैं, ब्लड ग्रुप जिनका ओ ब्लड ग्रुप होता है, उनके अंदर अल्सर टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं और इसका कारण होता है उनके अंदर वेगस नर्व का जो है और एक्टिविटी होना। तो यानी हम कह सकते हैं कि जिन लोगों में ब्लड ग्रुप ओ है उन लोगों के अंदर अल्सर की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, ऐसा जो है प्रैक्टिकली देखा गया है। और इनमें होने की वजह से जो है वो क्या है, वेगस नर्व की और एक्टिविटी की वजह से ऐसा होता है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओ माने ओ ब्लड ग्रुप, PQRSTU और इसके बाद में V, इस तरह से आपको एक सिस्टमेटिक याद हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं एंटासिड। एंटासिड जो है, हम अल्सर में जहाँ क्या हुआ, HCl का सेक्रेशन ज़्यादा हुआ, अब इस HCl के बढ़े हुए सेक्रेशन को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो इसको डिक्रीज करने के लिए जो ड्रग देंगे उसमें सबसे पहले होगी एंटासिड। और एंटासिड जो होंगी वो 2 टाइप से होगी, एक सिस्टेमिक और एक नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक एंटासिड जो है वो कौन है, NaHCO3 सिस्टेमिक एंटासिड। और सिस्टेमिक एंटासिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। और नॉन सिस्टेमिक की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सब नॉन सिस्टेमिक की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ यदि हम एंटासिड को कॉम्बिनेशन में दें तो उनका एक्शन इस तरह से आता है जैसे सस्टेंड एक्शन। देखो, एल्युमिनियम हमारी बॉडी में, जब भी एल्युमिनियम साल्ट होता है किसी ड्रग में, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, यानी हमारी इंटेस्टिनल मोटिलिटी के एक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। जबकि कैल्शियम के एक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि डिक्रीज कितना हुआ, 30%, और इसका क्या हुआ, 40%। तो कुछ एक्शन क्या हुआ, इसका ज़्यादा हुआ, तो मैं इसमें कह सकता हूँ सस्टेंड एक्शन। इसका एक्शन जो है वो कैसा होगा, सस्टेंड आएगा। स्लो एंड फास्ट एक्टिंग को मिलाकर के इनका एक्शन स्लो हो जाएगा। और मैं एक बात यहाँ करूँ कि मैग्नीशियम यदि हम देते हैं किसी भी ड्रग में, तो मैग्नीशियम के देने की वजह से ये लग्जेटिव एक्शन करती है, लूज मोशन कर सकती हैं। और एल्युमिनियम के यदि हमने साथ में दिया तो एल्युमिनियम क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन, लेकिन इसका इफेक्ट जो है इसकी कंपेयर में कुछ ज़्यादा आएगा। तो ये क्या करेगा, GAT मूवमेंट को लिस्ट अफेक्टेड करेगा। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे आपने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया, इससे कॉन्स्टिपेशन हुई, कितनी परसेंट हुई, मैं कहता हूँ 30% हुई। लेकिन आपने इसके साथ में Mg हाइड्रोक्साइड दिया तो इसकी वजह से जो लूज मोशन होंगे वो 40% इसने इफेक्ट दिखाया। तो इसका इफेक्ट इसके इफेक्ट में कंपेयर में इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा आया, तो 10% इफेक्ट होगा। तो ये क्या करेगी, लूज मोशन तो नहीं करेगी, लेकिन आपके पेट को ओपनली जो है वो क्या करेगी, फ्रेश कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी ड्रग जो कॉम्बिनेशन में देते हैं वो उनका एक्शन बढ़ाने के लिए हम दे रहे हैं। जैसे सस्टेंड एक्शन की बात करें तो SAC के नाम से याद करो, यानी एल्युमिनियम को यदि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सस्टेंड एक्शन करते हैं। जबकि GAT मूवमेंट को लिस्ट अफेक्टेड करना है, बाउल मूवमेंट को, तो वो कौन सी होगी, मैग्नीशियम के साथ एल्युमिनियम हमें देना होगा। एक हमें कैल्शियम के साथ प्रॉब्लम आती है, कैल्शियम की ड्रग जो है वो हम दे रहे हैं। जैसे माना कि ये इस तरह से स्टोमच है, अब स्टोमच के अंदर आपने जो है आपका एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और इसमें आपने क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट देने के बाद अब धीरे धीरे ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने के अंदर क्या दिक्कत आती है कि न्यूट्रलाइज करते ही सेल जो है वो यहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए कुछ लेवल तक HCl का दोबारा रिलीज कर लेती हैं। क्योंकि यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ, HCl का लेवल घटा हुआ है, तो यहाँ सेल दोबारा HCl को रिलीज कर देती हैं। और HCl का दोबारा रिलीज होना को हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एसिड सेक्रेशन या रिफ्लेक्स एसिड फिनोमेना, या हम इसको एसिड रिबॉन्ड फिनोमेना के नाम से जानते हैं। तो कैल्शियम जैसी ड्रग यदि हम दे रहे हैं
तो उसकी वजह से जो एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पर एसिड का दोबारा रिलीज होना, वही जो है वो एसिड रिबॉन्ड फिनोमेना, रिफ्लेक्स एसिड सेक्रेशन या रिफ्लेक्स एसिड फिनोमेना जो है कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि कैल्शियम की वजह से एसिड फिनोमेना आया। इसके अलावा आपको एम के नाम से याद रखना मिल्क एल्कली सिंड्रोम, ये भी जो है वो कैल्शियम से ही इफेक्ट आता है। देखो ये हमने कैल्शियम की बात की, हमने कहा ए यानी एसिड फिनोमेना, ये सिम्टम्स आया। इसके अलावा एक जो है वो आएगा क्या, एम के नाम से याद करना, इससे इफेक्ट आएगा मिल्क एल्कली सिंड्रोम। मिल्क एल्कली सिंड्रोम का मतलब होता है कि जैसे ही कैल्शियम कंटेनिंग ड्रग यदि आप मिल्क के साथ देते हैं या एग के साथ देते हैं या जो भी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएं, तो इनके साथ देने की वजह से इन ड्रग का जो इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मिल्क एल्कली सिंड्रोम। और इसी तरह यदि हम देखें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यदि हम 8% सॉल्यूशन लें, कितना परसेंट, 8% सॉल्यूशन लें, तो इसको अपन देखेंगे कि वाटर में हमने इसका 8% सॉल्यूशन लिया तो इसकी अपीयरेंस जो है वो दूध जैसी दिखाई देती है, हमें दूध जैसी फीलिंग आएगी। तो इसीलिए इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम देते हैं। हमने गैस्ट्रिक एसिड को डिक्रीज करने वाली ड्रग के बारे में बताया कि ये तो एंटीकोलिनर्जिक होती है, जैसे प्रेनजेपिन जो एम1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, S2 ब्लॉकर सिमेटाइडिन और ये हैं। और पीपीआई ड्रग में हमने ये बताया आपको प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स, और हमने आपको शॉर्ट में बताया कि हमारी ये इस तरह से सिस्टम है। इसके अंदर ये पैरेटल सेल को जूम करो, इसके अंदर 3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं HMP, इस तरह से याद करो, इसको 21 के नाम से याद करो। यानी S2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग कौन सी होती है, सिमेटाइडिन, रेंटिडिन, फेमोटिडिन। और M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग प्रेनजेपिन, ये रही। और प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स की बात करें तो मिजोप्रोस्टोल, लियोप्रोस्टिल, एनप्रोस्टिल, ये प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स होती हैं। और हमने आपको बताया कि हमारी सेल पैरेटल, और पैरेटल सेल्स के अंदर क्या है, H+ आयन को रिलीज करते हैं और हिस्टामिन S2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पर ये प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करते हैं, और प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करके जो है हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट करने का काम पीपीआई ड्रग करती हैं। इस वजह से इसको पीपीआई ड्रग को हम हिट एंड रन ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट